हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज आप इस ड्रामा में देखेंगे एक ऐसे छोटे बच्चे को जिसके पास एक जादुई लॉकेट होता है। वो उस लॉकेट की मदद से अपनी सारी विशेष पूरी करता है, यहाँ तक कि अपने बिछड़े हुए डैड को भी अपनी मॉम से मिलवाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो ये सब कैसे करता है। ड्रामा की शुरुआत होती है। यहाँ हम ड्रामा की फीमेल लीड लिन अपने बेटे शी के साथ टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। शी अपनी मॉम से पूछ रहा होता है, क्या मैं इस बार जब घर लौटूंगा तो पापा से मिल पाऊंगा ना। असल में लिन 5 साल पहले किसी अननोन लड़के के साथ फिजिकल हुई थी, लेकिन वो ये सब नशे की हालत में करती है जिससे वो उस लड़के को पहचान नहीं पाती। और ये शी भी उसी का बच्चा होता है। फिर हम देखते हैं कि लिन किसी से फोन पर बात करने लगती है कि शी को कोई स्कूटी वाला उठाकर ले जाता है। तभी वहां लिन की टैक्सी भी आ जाती है और वो बैठकर उस स्कूटी का पीछा करने को कहती है। इधर शी उस बंदे के हाथ में दांत काट लेता है, जिससे वो बंदा उसे धकेल देता है। शी एक अलग सी ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां कोई लड़की की आवाज में शी से कह रही होती है, शी बेटा, इस छोटे से सुनहरे ताले को संभाल कर रखना और मैं तुम्हारे लिए ये गोल्डन फिंगर खोलती हूँ। अगर तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश हो बस कह दो, बहुत मुमकिन है कि वो पूरी हो जाए। विश मांगो और ये सच में पूरी हो जाएगी, चाहे जो भी हो, एक बार कोशिश तो करो। फिर शी वापस आ जाता है और विश मांगता है कि उसके पापा सामने आ जाएं। तभी एक लड़का बाइक पर तेजी से आता है। इसका नाम फू यांजुए होता है। वो आकर शी को हमले से बचाता है। तभी वहाँ पर लिन भी पहुंच जाती है और उसे पीछे से मारकर जमीन पर गिरा देती है। फिर शी मॉम के पास आकर कहता है, मैं ठीक हूँ, पापा ने ही तो मुझे बचाया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लिन पुलिस को कंप्लेंट लिखा रही होती है। शिफू को बार बार डैडी बोल रहा होता है, जिससे लिन उस पर गुस्सा करती है और फिर फू का धन्यवाद करके चली जाती है। असल में उस दिन लिन के साथ फिजिकल होने वाला यही लड़का होता है। उस दिन लिन नशे की हालत में उसके घर आती है और उसके जबरदस्ती कपड़े खोलने लगती है। फू उसे पहचान जाता है, लेकिन उसे शक होता है कि शी कहीं उसका ही बच्चा तो नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि शी की शक्ल उससे मिलती है। फिर इधर हम देखते हैं कि लिन अपने घर अपनी मॉम का हिस्सा लेने आती है। वो जैसे ही अंदर जाने की सोचती है, अंदर से एक लड़की बाहर आती है। ये लिन की सौतेली बहन वान होती है। वो कहती है, लिन, क्या सच में तुम ही हो? बदतमीज औरत, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई वापस आने की और इस नाजायज बच्चे को भी लाने की? विदेश से घूमकर भी तुम अभी तक सुधरी नहीं। लीन कहती है, अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। शी उससे कहता है, तुम मेरी मम्मी से चिल्लाकर बात मत करो। फिर वो विश मांगता है कि वान गिर जाए। ये सुन के वान उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हील टेढ़ी होने की वजह से गिर जाती है। फिर वो खड़ी होकर लीन के बाल पकड़ लेती है और लीन उसके बाल पकड़ लेती है। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहां फू भी आ जाता है। शी को उसे डैड बोलता देख वान कहती है, तुम तो वाकई बहुत जल्दी नया साथी ढूंढ लेती हो, हैंडसम आदमी, तुम्हें बलि का बकरा बनना पसंद है। फू कहता है, मुझे सीसी का पापा बनने से कोई एतराज नहीं है। ये सुन के वान चली जाती है। फिर फू शी को उसका स्टिकर देता है। शी अपनी मॉम से कहता है, मम्मी, पापा ने तुम्हारी 2 बार मदद की है, क्यों ना तुम उन्हें खाने पर बुलाओ। ये सुन के लिन उस पर गुस्सा करती है और कहती है, ठीक है, लेकिन मैं अभी अभी चीन लौटी हूँ, मुझे अच्छे रेस्टोरेंट का नहीं पता। लेकिन शी कहता है, कोई बात नहीं मॉम, आप खुद अपने हाथों से बनाकर खिला देना। तभी फू को कॉल आ जाता है और वो जाते जाते कहता है, अभी मुझे कुछ काम है, डिनर हम अगली बार करेंगे। फिर हम देखते हैं कि फू घर पहुंच जाता है। दादी उसे शादी के लिए फोर्स कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जो दिल की बीमारी है उसकी वजह से वो कभी भी टपक सकती है। फिर दादी उससे कहती है, अगर तुम डेट पर नहीं गए तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। फिर वो चली जाती है। इधर लिन घर के अंदर आती है। ये लिन की सौतेली माँ होती है, जो कह रही होती है, कुछ दिनों में एक सेलिब्रिटी पार्टी होगी, तुम्हें जरूर जाना है। फिर वो शी को लेकर रूम में चली जाती है। वान मॉम से कहती है, माँ, आपने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? वो एक बच्चा भी साथ लेकर आई है, कहीं लोग ये न जान लें कि उसने शादी के पहले ही बच्चा पैदा कर लिया है। मॉम कहती है, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मैंने उसके लिए शिया परिवार में सब इंतजाम कर दिया है। आखिर वो लिन परिवार की बेटी है, उसकी खूबसूरती को यूं ही कैसे जाने दूं? फिर हम देखते हैं कि लिन शी से कह रही होती है, क्या ये वही गोल्डन लॉकेट है जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है? शी हाँ कहता है और बताता है कि मैंने इच्छा मांगी कि पापा मुझे बचाने आए और वो सच में आ गए। लिन कहती है, ये बस इत्तेफाक है, अब से ऐसे किसी को भी पापा मत बुलाना जिसे तुम देखो, समझे? चाहे तुम्हारे पास पापा हो या ना हो, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें हेल्दी और खुश रखकर बड़ा करेगी।
फिर इधर हम देखते हैं कि फू किसी को लिन की जानकारी लाने के लिए भेजता है और वो ले भी आता है। उसे देख के फू कहता है, लिन को उसकी स्टेप सिस्टर ने फंसाया और ड्रग्ड कर दिया था, इसीलिए उन्हें तुम्हारी याद नहीं है। सिक्सी, बहुत पॉसिबल है कि मेरा बच्चा हो। मैं मौका निकालकर उसका डीएनए टेस्ट करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन शी को फू के साथ छोड़ के जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है और वो उसे शी का ख्याल रखने को भी कहती है। फिर जाने लगती है कि उसका लॉकेट फू की शर्ट में फंस जाता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। फिर वो चली जाती है। कुछ देर बाद शीफू से आइसक्रीम खाने की जिद करता है। वो उसे वहीं छोड़कर आइसक्रीम लेने चला जाता है, लेकिन शी वहां से उठकर टॉय वाली शॉप में चला जाता है। फू जब आइसक्रीम लेकर वापस आता है तो उसे वहां शी नहीं मिलता। वो घबरा जाता है। वो उसे आसपास ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर वो लिन को कॉल करके बताता है। वो भी वापस आकर उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन उन दोनों को वो नहीं मिलता। फिर लिन डर के पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन फू उसे रोकते हुए 24 घंटे इंतजार करने को कहता है। लेकिन वो गुस्से में फू को उल्टा सीधा सुना देती है। तभी शी वहां पर ढेर सारे टॉयज लेकर आ जाता है। लिन उसे डांटने लग जाती है। शी बताता है कि वो तो बस टॉयज लेने गया था। फिर लिन फू के ऊपर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। वो उसे माफ कर देता है और शी के सिर से बाल तोड़ लेता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उसके जाते ही फू का असिस्टेंट आ जाता है। फू उसे बाल देते हुए डीएनए टेस्ट के लिए भेजने को कहता है और वो बताता है कि लिन कल ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। उनकी स्टेप मदर चाहती है कि उनका रिश्ता जाओ ग्रुप के यंग मास्टर से हो। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं लिन तैयार होकर सेलिब्रिटी पार्टी में पहुंच जाती है। तभी वहां उसे एक लड़का छेड़ने लग जाता है। लिन उसके पेट पर लात मारती है। फिर वहां पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आ जाती है। मॉम उसे बताती है, ये झाओ ग्रुप का यंग मास्टर है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम सिंगल रहो, और फिर बच्चा भी छोटा है, उसे पिता चाहिए, है ना? लेकिन लिन उन्हें साफ साफ मना कर देती है। तभी शीविश मांगता है कि उसके डैड अभी तुरंत आ जाए, और फू वहां आ भी जाता है। उसे देखकर झाओ उससे उसका इनविटेशन कार्ड मांगता है, लेकिन फू बोलता है, मेरा फेस ही इनविटेशन है, मैं अपने फेस से अंदर आया हूँ। फिर लिन से पूछता है, तुम इस बेवकूफ के साथ शादी कैसे कर सकती हो? लिन कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, ये बेवकूफ है। ये सुन के जाओ। लिन फैमिली से सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर देता है। फिर मॉम उससे माफी मांगने को कहती है, लेकिन लिन नहीं मांगती। शीविश मांगता है कि उसकी पूरी झाओ फैमिली बैंक हो जाए। ये सुन के सब हंसने लग जाते हैं। फिर झाओ किसी को बुलाता है और जिसके पास इनविटेशन नहीं है उसे लात मारकर बाहर करने को कहता है। लिन उसे इनविटेशन दिखाती है और कहती है, इसमें लिखा है कि आप अपने साथ एक को और ला सकते हो और मैं फू को अपने साथ लेकर आई हूँ। और फिर वो दोनों मॉम और सिस्टर का भी इनविटेशन चेक करने को कहती है। झाओ कहता है कि मैं इन्हें साथ लाया हूँ, लेकिन लिन बताती है कि इनविटेशन पर सिर्फ एक ही लोग को साथ लाने को कहा गया है, इन्हें बाहर निकालो। तभी वहां पर जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी वो आ जाता है। झाओ उनसे कहता है, ये लोग बैंक्वेट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी इंसल्ट है, इन्हें अभी निकालो। लेकिन वो उसे ही थप्पड़ मार देता है और उसे ही पार्टी से बाहर निकालने को कहता है। तभी झाओ को कॉल आता है कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। ये सुन के वो शी पर हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि उसी ने ये विश मांगी थी, लेकिन फू उसे लात मारता है और सिक्योरिटी उसे ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग केक खा रहे होते हैं। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और फू को साइड में ले जाकर बताता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। फू जब रिपोर्ट देखता है तो कंफर्म हो जाता है कि शी उसका ही बेटा है। फिर वो सच्चाई जानने की ठान लेता है और असिस्टेंट से कहकर अपनी ही कंपनी में लिन को नौकरी देने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि रात को लिन के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगले दिन जब लिन सुबह उठकर जाने लगती है, शी भी उठ जाता है और वो भी साथ में जाने की जिद करने लगता है। लिन उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर लिन उसे अपने साथ ही इंटरव्यू में ले आती है। उसके साथ में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम लियू होता है। वो बोलने लगती है, तुम इंटरव्यू में बच्चा लेकर आई हो, ये शेंगसिंग कंपनी है, देश की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। इधर असिस्टेंट फू को बताता है कि कोई लिन को बुली कर रहा है। फिर लियू मैनेजर को बुलाती है और लिन को लेकर कंप्लेंट करती है। मैनेजर उससे मैसेज दिखाने को कहता है जिसमें इंटरव्यू के लिए मैसेज आया होता है। लिन मैसेज दिखाती है। फिर मैनेजर उससे पर्सनल इंटरव्यू के लिए अंदर चलने को कहता है, लेकिन बच्चे को अंदर लाने से मना करता है। फिर वो शी को वहीं बैठाकर चली जाती है। उसके जाते ही फू वहां आ जाता है। शीफू को बताता है कि एक अंकल मम्मी को गलत तरीके से छू रहे थे। फिर इधर वो मैनेजर अंदर आते ही दरवाजा लॉक कर देता है। लिन अपना रेज्यूमे उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर उसे गलत तरीके से छूने लगता है।
इधर फू शी से पूछता है कि उसकी मॉम किस तरफ गई है, लेकिन उसे नहीं पता होता, इसीलिए वो विश मांगता है कि उसे मॉम तक पहुंचने का रास्ता बताओ। फिर पू वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि लिन ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। फिर वो लिन से कहता है, मुझे शी बहुत पसंद है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तुम हमेशा शी को वर्क पर नहीं ला सकती। लिन कहती है, मैंने शी के लिए नया किंडरगार्टन ढूंढा है, कल उसका इंटरव्यू है। ये प्राइवेट किंडरगार्टन है जिसमें आफ्टर स्कूल केयर भी है, जो कन्वीनियंट रहेगा। फिर चली जाती है। फू किसी को कॉल लगाकर कहता है, मैनेजर को फायर कर दो और खबर फैला दो कि जो भी कंपनी उसे हायर करेगी वो हमारे खिलाफ मानी जाएगी, और शी का जिस किंडरगार्टन में एडमिशन लेने वाला है उसे भी खरीद लो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रात को शी पानी पीने किचन में जाता है। वहाँ उसे वान मिलती है जो कि उसे केक ऑफर करती है। शी वो केक खा लेता है। असल में वान ने उस केक में फूड पॉइजनिंग की गोली मिलाई थी। फिर अगला दिन लिन शी को किंडरगार्टन लेकर आती है, लेकिन वहाँ शी को पेट में दर्द होने लगता है। लिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि शी ने कुछ गलत खा लिया था। शुक्र है टाइमली रेस्क्यू हो गया, वरना बहुत बुरा हो सकता था। लिन कहती है, वो तो उसे जंक फूड तक नहीं खाने देती, फिर ऐसा कैसे हो गया? फिर जब शी जागता है तब लिन उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या खा लिया था। वो बताता है कि उसने ब्रेकफास्ट के अलावा और कुछ नहीं खाया था। फिर फू उससे पूछता है, ब्रेकफास्ट के अलावा कल तुमने कुछ चुपके से खाया हो, सच बता दो, मॉम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। फिर शी बताता है कि कल रात को वान ने उसे केक खिलाया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लिन घर पहुंच जाती है और वान से कहती है, वान तुम्हारा दिल कितना पत्थर है, शी अभी बच्चा है और तुमने उसे पॉइजन दे दिया। लेकिन वान अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होती। ये लिन के डैड होते हैं जो कि बिजनेस ट्रिप से वापस लौटे थे, और वो लिन को साथ में लंच करने को कहते हैं। लेकिन लिन कहती है, मेरा बेटा अभी हॉस्पिटल में है और आप मुझे यहाँ चैन से खाना खाने को कह रहे हो। डैड कहते हैं, मैं इस बच्चे को लिन फैमिली का हिस्सा मानता ही नहीं, और मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा था इसे अबॉर्ट कर दो, लेकिन तुमने जिद करके इसे जन्म दे दिया। ऐसा बच्चा जिसे अपने डैड का नाम तक नहीं पता, वो लिन फैमिली के लिए डिस्ग्रेस है। लिन कहती है, आपने पहले मेरी माँ की जिंदगी की परवाह नहीं की और अब शी की भी नहीं कर रहे। डैड कहते हैं, तुम बार बार कह रही हो कि शी को वान ने पॉइजन दिया, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? लिन कहती है, शी ने मुझे खुद बताया कि उसने कल रात केक खाया था जो कि इसने उसे दिया था। अब वो हॉस्पिटल में है, क्या आप लोगों को पता है वो लगभग आज मर ही गया था। वान कहती है, शी अभी कितना छोटा है, तुम एक बच्चे की बातों पर यकीन कर रही हो, क्या तुम पैरानॉइड नहीं हो? तभी वहाँ पर फू शी का मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ जाता है और उनके सामने रखता है। डैड वो रिपोर्ट वान से लेकर देखते हैं और उसमें लिखा होता है, शी को फूड पॉइजनिंग केक खाने से हुई है। ये देख के डैड वान को थप्पड़ मारते हैं। फिर फू ये बात को पब्लिक कर देने की धमकी देता है, जिससे डैड डर जाते हैं और वान से उससे माफी मांगने को कहते हैं। लिन कहती है, सिर्फ माफी नहीं, मैं माँ की वो एसेट्स वापस लेना चाहती हूँ जो इन दोनों ने छीन ली थी। जब मेरी माँ लिन फैमिली में शादी करके आई थी तब वो 1 करोड़ कैश रियल एस्टेट और ज्वेलरी लेकर आई थी। आंटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी गर्दन पर जो पर्ल नेकलेस है वो भी मेरी माँ की विरासत है। माँ ने शुरू से डैड के साथ बिजनेस खड़ा किया, ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी, और अब उनके न रहने पर उनका डाउरी भी तुम दोनों माँ बेटी खा रही हो। उनकी बेटी होकर क्या मुझे हक नहीं है वापस लेने का? फिर डैड उनसे वो सब चीजें वापस करने को कहते हैं जो लिन की मॉम की थी। फू उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें उन्हें टाइम दिया जाता है सब सामान लौटाने का। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लिन चली जाती है। बाहर आते ही फू उससे पूछता है, अब इस हालात में तुम लिन फैमिली में रहना चाहती हो? लिन कहती है, नहीं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी और पूरी तरह शी को समय दूंगी। फू कहता है, मेरे पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिससे शी की केयर भी हो जाएगी, तुम्हारे काम पर असर भी नहीं पड़ेगा और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर वो शी को उसके साथ फेक मैरिज करने का ऑफर देता है और कहता है, ग्रैंडमा ही मेरी एकमात्र रिलेटिव है, मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ब्लाइंड डेट से मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और तुम भी नहीं चाहती कि मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं, इसीलिए हमें नकली शादी करके साथ में रहना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, बस कभी कभी फैमिली गैदरिंग्स में साथ देना, तुम अपना काम करती रह सकती हो और शी की देखभाल मैं करूंगा। फिर ऐसा करने के लिए लिन मान जाती है, लेकिन लिन को ये पता नहीं होता कि जिस कंपनी में वो काम करने जा रही है फू उसका प्रेसिडेंट है। फिर फू उन दोनों को घर ले आता है। लिन खाना बनाने लगती है। फू शी से बातें कर रहा होता है कि फू को किसी का कॉल आ जाता है। फिर फू शी को बताकर बाहर चला जाता है, लेकिन लिन उसे जाते हुए देख लेती है, इसलिए वो जब तक फू वापस घर नहीं आ जाता तब तक खाना नहीं खाती और बैठकर उसका इंतजार करने लगती है।
थोड़ी देर बाद वो उसे कॉल करने का सोचती है कि देखती है कि न्यूज में फू आ रहा होता है। न्यूज में बार बार फू को फू ग्रुप का प्रेसिडेंट बता रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फू एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। असल में ये लड़की झूठ बोलकर आती है कि उस रात जो फू के साथ थी वो यही थी। वो बताती है कि उस रात वो बहुत डर गई थी इसलिए चली गई थी, लेकिन अब वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन फू बताता है कि वो मैरिड है। वो लड़की कहती है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लिन उठकर बाहर आती है। बाहर आते ही वो देखती है कि फू शी के साथ बैठा होता है। वो उनके पास आकर बैठ जाती है। शी फू से कहता है कि मैं आपके असिस्टेंट अंकल के साथ स्कूल चला जाता हूँ। फिर वो चला जाता है। फू लिन के पास आकर बैठ जाता है। लिन कहती है मैं आपको फू बोलूं या फिर फू ग्रुप का प्रेसिडेंट, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? फू कहता है मैंने तुमसे सीक्रेट छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें बर्डन नहीं देना चाहता था। लिन कहती है मुझे लगता है कि मैं उस दिन कंफ्यूज थी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली बिना तुम्हारी असली आइडेंटिटी जाने, लेकिन अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। फिर वो जाने लगती है कि फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है गलती मेरी थी कि मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, पर मैंने कोई और गलती नहीं की। फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रही हो? तभी फू को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो कह रहा होता है कि एक ट्रक अचानक किंडरगार्टन गेट से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। फिर वो लिन को बताते हुए हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और असिस्टेंट से पूछते हैं क्या हुआ था। असिस्टेंट बताता है कि शी पूरे रास्ते यही पूछ रहा था कि मम्मी और डैडी का फाइट हो गया है, क्या आप लोग अलग हो जाओगे? फिर वो दोनों अपना हाथ जोड़कर बताते हैं कि चिंता मत करो, वो कभी अलग नहीं होंगे। तभी शी उठकर बैठ जाता है और बताता है कि वो तो बस नाटक कर रहा था, लेकिन कार एक्सीडेंट सच में हुआ था और विश मांगने की वजह से वो ठीक है। फिर बाहर आकर असिस्टेंट बताता है कि उसने कार एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करवाया है। उससे पता चला कि इसमें वान का हाथ है, लेकिन हम जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वान लिन को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि उसने उसे वहां माफी मांगने के लिए बुलाया है और कहती है पिछली बार के लिए मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा, मैं सच में गिल्टी फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने प्रूफ के लिए अपने एक फ्रेंड को भी बुलाया है। तभी उसे कॉल आ जाता है और अपने फ्रेंड को लाने चली जाती है। उसके जाते ही लिन कुछ नोटिस करती है। वो एक पेपर उठाती है, उसमें नशीली दवा होती है। उसे यकीन हो जाता है वान उसे फंसाने वाली है, इसीलिए वो दवा उसके ही ड्रिंक में मिला देती है। फिर वो फ्रेंड और कोई नहीं झाओ ही होता है। उसे देखकर लिन गुस्सा होने लगती है। इधर असिस्टेंट फू को ये बात बता देता है कि वान ने लिन को मिलने बुलाया है और वहाँ झाओ भी गया है। फू जल्दी से निकल जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि झाओ भी लिन से माफी मांगने लगता है। फिर वो लोग उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। लिन उसे ले लेती है और कहती है अब आप लोग इतना कह ही रहे हो तो ठीक है। फिर वो ड्रिंक पी लेती है और चक्कर आने की एक्टिंग करती है। वो उनसे भी ड्रिंक पीने को कहती है, वो पी लेते हैं। फिर लिन वहीं टेबल पर सोने की एक्टिंग करने लगती है। उसके सोते ही वान मीडिया वालों को फोन करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फू वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि वान और जाओ साथ में सो रहे हैं और मीडिया वाले उनकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। फिर उन मीडिया वालों को कैमरा वहीं छोड़कर भागने को कहता है। वो चले जाते हैं। लीन भी वहां आ जाती है और फू के बारे में बताती है कि वो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और मैं उनकी वाइफ हूँ। वान कहती है ये कह रही है कि तुम इसके हस्बैंड हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है उस रात इसके साथ क्या हुआ था? इसने किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड किया और शी पैदा हुआ। फू कहता है चुप रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा कहने का। सोचो अगर मैं ये फोटोज को पब्लिक कर दूं तो क्या होगा? वान कहती है मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ आगे किसी को हर्ट नहीं करूंगी। फू कहता है ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने और अपनी माँ के सारे शेयर्स लिन्स कंपनी से लिन के नाम करने होंगे। क्योंकि तुम यंग मास्टर झाओ के साथ सो चुकी हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी शादी भी पक्की कर दूं। वान मना कर देती है, लेकिन झाओ उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम समझती क्या हो, तुमसे शादी करना तो तुम्हारे लिए बार्गेन है। और सुन लो, तुम पहले ही मेरे साथ सो चुकी हो। मिस्टर फू का सजेशन बहुत अच्छा है, मैं एग्री करता हूँ। फिर फू उन्हें जाने को कहता है। वो चले जाते हैं। लिन उसको थैंक यू बोलती है। तभी फू को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और वो उसे ओल्ड हाउस मिलने के लिए बुला रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फू उनसे मिलने आ जाता है। दादी गुस्सा होती है, वो अपनी बहू और पोते से मिलना चाहती है, लेकिन फू उन्हें बार बार बाद का टाइम दे देता है। इसीलिए कल उनके घर में बर्थडे पार्टी होती है। दादी कहती हैं कि मैं बस अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रेट ग्रैंडसन को बर्थडे पार्टी में देखना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे उनसे नहीं मिलवाया तो मैं भूख हड़ताल करूंगी और मर जाऊंगी।
फिर देखना तुम्हें कैसी लगेगी जिंदगी बिना ग्रैंडमा के। फिर फू उन्हें प्रॉमिस करता है कि पार्टी में वो उन्हें जरूर मिलवाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो ये बात जाकर लिन को बताता है कि कल उसे बर्थडे पार्टी में जाना है। लिन कहती है फिर तो मुझे गिफ्ट भी तैयार करना चाहिए। फू उसे कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें जो भी चाहिए उसे खरीद लेना, और जब पार्टी में जाओ तो मुझे अजूबे बोलना नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। फिर वो किस करने लगता है कि तभी वहाँ शी आ जाता है। वो उसे देखकर रुक जाते हैं। फिर लिंशी को लेकर एक स्टोर में आती है जहाँ उसे ऑफिस की लू भी मिलती है जो कि अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है। वो उसी सामान को लेने के लिए जिद करने लगती है जो लिन ने अपने लिए पैक करवाया होता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती वो सामान पैक करवाने लगता है, तभी वहाँ पर फू आ जाता है। शी उसे बताता है कि इन्होंने मॉम का गिफ्ट छीन लिया। वो लोग फू को देखकर डर जाते हैं और शी बताता है कि ये मेरे डैड है। उसका बॉयफ्रेंड माफी मांगते हुए कहता है हमें पता नहीं था ये आपकी वाइफ है, और ल्यू को थप्पड़ मारकर गिफ्ट वापस करने को कहता है। वो लिन को वापस दे देती है। फिर फू उन दोनों को लेकर बाहर आ जाता है। लीन उससे पूछती है तुम अचानक से यहाँ कैसे। वो बताता है कि मैं एक मीटिंग में आया था, फिर शी ने बताया कि तुम लोग पास में ही गिफ्ट खरीद रहे हो तो मैं तुम्हें लेने आ गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फू की दादी के साथ फू की एक आंटी खड़ी होती है और वो उसी लड़की को मिलवाने लेकर आते हैं जिससे फू कुछ दिन पहले मिला था। तभी वहाँ पर फू भी लिन और शी को दादी से मिलवाने लेकर आ जाता है। दादी शी को गिफ्ट भी देती है और फू से कहती है कि उन्हें कुछ बात करनी है, तो फू उन्हें वहीं बैठाकर दादी के साथ चला जाता है। उनके जाते ही आंटी लिन को बुरा भला बोलने लग जाती है कि फू का लड़कियों के मामले में बहुत बेकार स्वाद है। फू फैमिली के रुतबे और पोजीशन के हिसाब से वो कोई और अच्छी लड़की भी चुन सकता था, लेकिन उसने चुना भी तो ऐसी जो बोझ है, जिसने अब तक खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। फिर वो साथ में बैठी श्याओलन से उसकी तुलना करने लगती है। कहती है वो तो श्याओलन के बाल के बराबर भी नहीं है, बस पैसों के लिए उससे शादी की है। यह सुनकर लिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है मिसेस फू, फिर आपका क्या रुतबा है जो आप मुझसे ये सब कह रही है। भले ही आप बड़ी हैं, लेकिन आप अजुए की माँ तो नहीं है। आप मुझे क्या समझती है? क्या आपको लगता है कि ये मायने रखता है कि मैं अच्छी हूँ या नहीं? ये सुनकर आंटी गुस्सा हो जाती है और लिन को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है और कहता है मैं आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपको सेकंड आंटी बुलाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी वाइफ की ऐसे ही बेइज्जती करें। आंटी कहती है क्या तुम्हें ऐसी ही लड़की मिली थी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं और बड़ों से कैसे बात करते हैं उसकी भी तमीज नहीं? फिर वहाँ दादी आ जाती है और उन्हें रोकती है और कहती है जन्मदिन की पार्टी है, आज तो मत लड़ो सब। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सब डिनर कर रहे होते हैं कि लिन दादी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उन्हें दे देती है जो कि दादी को पसंद आता है। उसे देखकर आंटी कहती है क्या पता इसने ये गिफ्ट खुद के पैसों से नहीं बल्कि दूसरों के पैसों से खरीदा हो। दादी कहती है तुम बहुत हिसाब किताब लगाने वाली हो, छोटी उम्र वालों की भावनाओं को हमेशा पैसों से मत आंको। फिर लिन उन्हें एक और पेंटिंग गिफ्ट करती है जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। ये देखकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी कहता है ग्रैंडमा आप रो रही हैं, क्या आप थकी हुई तो नहीं है? शी आपको बाद में कमर की मालिश देगा। आंटी कहती है ये तो अपने बच्चे को भी ऐसी अक्ल सिखा रही है। ये सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है और कहती है बस चेन हुआ, मैंने कहा ना चुप रहो। मैं अभी जिंदा हूँ तो फू फैमिली की ग्रैंडमा बनने की कोशिश मत करो। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। फिर उनका बेटा उन्हें शांत करवाता है और कहता है हम अभी जा रहे हैं, हम आपसे कल मिलने आएंगे। फिर वो चले जाते हैं। फिर दादी फू को और उन दोनों को आज रात साथ में रुकने को कहती है। शी कहता है ग्रैंडमा मैं आपको गिफ्ट दूं? मैं दुआ करता हूँ कि मॉम और डैड दोनों पुराने घर में रह सके। तभी मेड आकर बताती है कि बाहर तूफान आ गया है और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, आज बाहर जाना सेफ नहीं होगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और मेड को एक कमरा साफ करने को कहती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शी मॉम डैड से साथ में ही सोने की जिद करने लगता है। फिर वो लोग सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो वो दोनों साथ में ही सोए होते हैं। शी उनकी फोटो खींचकर दादी को भेज देता है। दादी कहती है अगर ये सच रहा तो जल्द ही मेरे पास दूसरा परपोता होगा। फिर इधर हम देखते हैं कि आंटी श्याओलन से कह रही होती है मैंने सुना है कि फू ने शादी सिर्फ ग्रैंडमा को खुश करने के लिए की है। श्याओलन कहती है लेकिन अब मेरा फू के पास जाने का कोई मौका नहीं है। भले ही अभी उनके बीच ज्यादा भावनाएं न हो, लेकिन समय के साथ विकसित हो रही है। आंटी कहती है मैं अंकल से कहकर तुम्हें कंपनी में काम दिलवा दूंगी, फिर तुम कोशिश करना। मैं ये सब फू की भलाई के लिए कर रही हूँ, मैं गलत औरतों को फू फैमिली में आने नहीं दूंगी।
फिर रात होती है, हम देखते हैं कि वो फू से मिलने आती है। वहाँ उसे शी मिलता है जिसे देखकर वो गुस्सा होती है। फिर अंदर आती है और फू से कहती है उसने उसके लिए सूप बनाकर लाया है, अभी किचन में जाकर कटोरी में लेकर आती हूँ। फिर वहाँ लिन भी आ जाती है। वो उसे आता देख लेती है और उस पर गरम सूप फेंक देती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। फू उस पर गुस्सा करता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है। वो कहती है उसने ये सब जान के नहीं किया, बस हाथ फिसल गया था। फिर वो चली जाती है। अगला दिन होता है, हम देखते हैं कि सभी को प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है, लेकिन लिन का प्रोजेक्ट कोई चोरी कर लेता है। फिर उसे बिना प्रोजेक्ट के ही मीटिंग में जाना पड़ता है। वहां जाकर जब श्याओलन अपना प्रोजेक्ट सबको बताती है तो लिन को पता चलता है कि वो तो उसी का प्रोजेक्ट है जो चोरी हो गया था। फिर फू लिन से उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि श्याओलन ने उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया। श्याओलन उससे सबूत मांगती है, लेकिन फू कहता है मैं गवाह हूँ क्योंकि मैंने कल रात उसे ये काम करते देखा था, इसीलिए मैं उसे नौकरी से निकालता हूँ। फिर वो लिन को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन और फू एक मॉल में मूवी देखने आते हैं। तभी वहाँ पर लिन की क्लासमेट चेन लू मिल जाती है। वो लिन को क्लास रियूनियन के लिए न्योता देती है और कहती है कि वो अपने साथ एक और किसी को भी ला सकती है। लिन वो न्योता मान लेती है। फिर रात होती है, हम देखते हैं कि लिन रियूनियन में पहुंच जाती है। वहाँ उसे फू का कॉल आता है कि वो शी को दादी के पास छोड़कर कुछ देर में आ रहा है। लिन ठीक है कहकर अंदर आ जाती है। वहाँ चेन अपने बॉयफ्रेंड ली को लिन से मिलवाती है और पूछती है क्या तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए। वो बताती है कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहा है। उसके दोस्त उसके हस्बैंड का काम पूछते हैं। लिन बताती है कि वो एक बिजनेसमैन है। चेन लिन से पूछती है तुम क्या करती हो। लिन बताती है कि वो भी फू ग्रुप में काम करती है। ली कहता है वो भी फू ग्रुप में ही जनरल मैनेजर है। फिर वो लिन से कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, लेकिन लिन उसे देने से मना कर देती है। ये बात चेन को अच्छी नहीं लगती है। ली कहता है कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं, हमारी क्लास रियूनियन का मकसद ये सब नहीं है। तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। उसे देखकर चेन उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन लिन वो ड्रिंक लेकर खुद ही पी लेती है। चेन कहती है तुमने अपने हस्बैंड से ड्रिंक क्यों नहीं करवाया, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो, ली को टेंशन दिलाने के लिए। फिर वो फू से कहती है तुम्हारी वाइफ कितनी लुभावनी है, तुम्हें पता है। फू कहता है मैंने अपनी वाइफ को किसी को लुभाते नहीं देखा, लेकिन एक जलने वाली औरत जरूर देखी है जो झूठ गढ़ रही है। फिर लिन कहने लगती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और जल्दी से घर ले चलो। फू जाते जाते कहता है अगर तुम रियूनियन का इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई करने के लिए करोगी तो पहले अपनी काबिलियत सोच लो। अगर तुमने फिर से अफवाहें फैलाकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो उसे उठाकर घर ले आता है। जब वो उसे बेडरूम में सुलाकर आने लगता है तो लिन उसे पकड़कर किस कर देती है। फिर सुबह हो जाती है। लिन खुद को इस हालत में देखकर चौंक जाती है। उधर से फू आकर कहता है तुम जाग गई, मैं बहुत थक गया हूँ। लिन पूछती है कल रात तुमने क्या किया था जो इतने थके हुए हो। फिर फू बताता है, जिसे सुनकर लिन अपना मुंह छुपा लेती है और उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन फू कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, तुम्हारा क्रिएटिव प्रस्ताव छपने वाला है, तुम तैयार हो जाओ और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। फिर वो बाहर आकर साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिन ऑफिस में आ जाती है। वहाँ उसे एक स्टाफ कहती है ऑनलाइन जाकर देखो कि पढ़ने वाले क्या कमेंट्स कर रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी किताब खरीदी है। कमेंट्स में लोग लिन को चोर कह रहे होते हैं। असल में श्याओलन ने पहले ही लिन की किताब चोरी करके छाप दी थी, जिस वजह से लोग उसे ऐसा कह रहे थे। फिर उसे फू बुलाता है और दिखाता है कि श्याओलन भी लाइव आकर लिन पर इल्जाम लगा रही होती है। फू कहता है इसने पहले ही पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बेशर्म निकलेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर जब लिन बाहर निकलती है तो लोग चोर चोर बोलने लगते हैं। इधर श्याओलन कह रही होती है ऑनलाइन कमेंट सब लिन श्याओमी को गालियां दे रहे हैं। एग्जीबिशन के बाद मैं पक्का करूंगी कि उसे इस ग्रुप में कभी जगह न मिले। तभी उसे किसी का कॉल आता है। उधर से कोई कह रहा होता है कि अंतरराष्ट्रीय मास्टर क्वीन ने पर्सनली कॉल करके कहा है कि वो तुम्हारी सोलो एग्जीबिशन में आएंगी। तुम सच में वो काबिल राइटर हो, अब तुम पूरी तरह फेमस हो गई हो, तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। श्याओलन कहती है चिंता मत करो, कल के बाद फू यानजुए खुद मुझे वापस बुलाने की भीख मांगेगा। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा राइटर आता है और श्याओलन उसकी लेटेस्ट किताब को लेकर उसकी तारीफ करती है। फिर वहाँ पर लिन और फू भी आ जाते हैं, जिसे देखकर श्याओलन भड़क जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। लिन कहती है मुझे क्यों नहीं आना चाहिए, किसने चोरी की ये तुम अच्छे से जानती हो मिस बाई।
मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती। एग्जीबिशन के बाद बस मेरे वकील की चिट्ठी का इंतजार करना। फिर हम देखते हैं कि श्याओलन स्टेज पर अपनी किताब को लेकर भाषण दे रही होती है। भाषण खत्म होने के बाद लिन उसके पास जाती है और पूछती है, क्या ये सब तुम्हारा ही ओरिजिनल क्रिएशन है? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपका एल्बम मेरी कॉपी है। श्याओलन कहती है, तुम में ऐसा क्या है जिसको चोरी करने लायक समझूं? तुम तो अनजान हो। लीन कहती है, अनजान होना ये साबित नहीं करता कि तुम्हारा काम चोरी नहीं किया जा सकता। फिर श्याओलन उससे सबूत मांगती है। फिर फू खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास गवाह है। तभी मैनेजर खड़ा होकर कहता है, मैं गवाही दे सकता हूँ कि मिस बाई ने मिस लिन के क्रिएटिव आइडियाज कॉपी किए। उसने प्लानिंग मीटिंग के दिन मिस लिन के काम को कॉपी किया था। उस दिन सब लोग गवाही दे सकते हैं। लेकिन श्याओलन कहती है, मैनेजर वांग, तुम तो शेंगसिंग से ही हो ना, अपने लोगों के लिए गवाही बनाना सही है क्या? फिर लिन उसे अपनी पेंटिंग बुक दिखाती है जिसमें उसने सारी पेंटिंग खुद हाथों से बनाई थी और वो 70% पेंटिंग बुक में इस्तेमाल किया था। तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे ये पहले से पता था कि तुमने ये आइडिया क्वीन का चुराया है। मैंने जानबूझकर तुम्हारा एल्बम निकाला ताकि तुम्हारी बेशर्म बातों को सबके सामने ला सकूं। आप जैसे इज्जतदार इंसान के होते हुए भी इसने आपके काम को चुराया। आपको इसे कला की दुनिया से बाहर कर देना चाहिए। श्याओलन कहती है, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बेशर्म है। मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में कह रही हूँ, क्वीन के बारे में नहीं। श्याओलन कहती है, नामुमकिन, तुम क्वीन कैसे हो सकती हो? ये एक ऐसी औरत है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और एक नाजायज बच्चा पैदा किया। वो क्वीन कैसे हो सकती है? ये सुनकर लिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे बदनाम करना ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में बुरा कहोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्याओलन कहती है, मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया, बल्कि आज मैं सबके सामने तुम्हारी असली पहचान सामने लाऊंगी कि तुम रखैल हो। मैंने फू के साथ उस वक्त एक रात का रिश्ता बनाया था। अगर तुम बीच में ना आती तो आज हम शादीशुदा होते। लिन फू से पूछती है, क्या ये सच बोल रही है? फू कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ मैंने किया, लेकिन वो ये नहीं बल्कि वो तुम थी। फिर वो उसे लेकर चला जाता है। घर आते ही लिन पूछती है, उसका बोलने का क्या मतलब था? भले ही ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट वाला है, लेकिन मैं किसी और की जगह नहीं लेना चाहती। फू कहता है, उस वक्त क्या हुआ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मुझे तुम पसंद हो। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। फिर वो अपनी एक एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी सारी पुरानी फोटोज होती है। फिर अगला दिन होता है। लिन यही बात सोचती रहती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे मैं पसंद हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, फू उन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आता है। वहाँ लिन को चेन का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वो उससे बातें करने लगती है कि एक बंदा आकर उसे धक्का दे देता है, जिससे लिन उसकी बाहों में जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त चेन आ जाती है और कहती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती सरेआम पब्लिक में फ्लर्टिंग कर रहे हो? फिर उसे थप्पड़ मारने लगती है कि लिन उसका हाथ पकड़कर धकेल देती है। फिर वहाँ फू भी आ जाता है। वो कहता है, कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि लिन तुम्हारी अच्छी दोस्त है, अब उसी को बदनाम कर रही हो। ली कहता है, सॉरी, लुलू बस गुस्से में थी। वो आम तौर पर ऐसी नहीं है, गलत मत समझो, मेरे और लिन के बीच कुछ भी नहीं है। लीन कहती है, सच में कुछ भी नहीं है, हमारा यहाँ मिलना बस एक इत्तेफाका था। चेन कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम दोनों ने गले लगाया था, फिर तुम लोग धोखा देने की कोशिश किसे कर रहे हो? शी बताता है कि मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने मॉम को धक्का दिया था और अंकल ने उन्हें बस संभाला था। फू कहता है, ली, अपनी मंगेतर का ख्याल रखो, अगर वो दोबारा ऐसी बकवास बातें करेगी तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लीन कहती है, चेनलू, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो कम से कम अपने मंगेतर पर तो भरोसा करो। अगर तुम उसे भी नहीं मानती तो शादी के बाद भी तुम दोनों खुश नहीं रहोगे। फिर फू गार्ड बुलाकर उन दोनों को अपने खेल के मैदान से बाहर निकलवा देता है। फिर लिन घर में बैठी होती है, तभी उसे श्याओलन का कॉल आता है। वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें उस दिन की सच्चाई जाननी है तो कंपनी के पास वाले कॉफी शॉप में आ जाओ, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि लिन पहुंच जाती है। फिर श्याओलन बताने लगती है कि 6 साल पहले फू और मैं साथ थे। मुझे फंसाया गया और नशीला पदार्थ दिया गया था। उस रात हम पागल हो गए। वो पूरी रात मेरा नाम लेता रहा। बाद में मैं बहुत डर गई और जल्दी भाग गई। वो मुझे 6 साल तक ढूंढता रहा, लेकिन मैं 1 महीने देर से लौटी और तुमने उससे शादी कर ली। तभी लिन को उस दिन की बातें याद आने लगती हैं कि उस दिन नशे की हालत में वो फू के पास आई थी। फिर वो कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि फू के साथ एक रात का रिश्ता बनाने वाली तुम थी ही नहीं। वो मैं थी और शिशी, फू और मेरा बच्चा है।
और थैंक यू, तुमने मुझे इतने साल की सच्चाई समझने में मदद की। फिर वो चली जाती है। इधर असिस्टेंट आकर फू को बताता है कि मिस्टर फू, कुछ गड़बड़ है। मिस बाई ने मिस लिन को अकेले मिलने बुलाया है, लेकिन मिस बाई की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही। कहीं वो मिस लिन के साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर इधर हम देखते हैं कि लिन फू के पास रोड पार करके आ रही होती है कि श्याओलन उसे टक्कर मारने का सोचती है, लेकिन फू सही समय पर आकर बचा लेता है और उसे गाड़ी में बैठाकर श्याओलन का पीछा करने को कहता है। लेकिन लिन मना कर देती है और हॉस्पिटल ले चलने को कहती है क्योंकि फू के हाथ में चोट लग गई थी। फिर हम देखते हैं वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फू कह रहा होता है कि यहाँ अभी कुछ भी सेफ नहीं है। मैं शी को कुछ दिन के लिए फू फैमिली के पुराने घर भेज देता हूँ। और श्याओलन से तुम्हारी क्या बात हुई? लिन बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि शी तुम्हारा बच्चा है? फू कहता है, मुझे माफ करना, 6 साल पहले उस घटना के बाद तुम चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास शी है। मैंने सोचा तुम जानबूझकर मुझसे बच रही हो। जब तक तुम वापस नहीं आई मुझे लगा तुम्हें कुछ याद नहीं। शुक्र है कि तुम शी को वापस लाई और उसने मुझे पहचान लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर तुम अभी आराम करो और कल नीलामी में मेरे साथ चलना। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि फू नीलामी में पहुंच जाता है। वहां उसे उसकी आंटी की लड़की मिलती है, लेकिन आंटी उसे मिलने से रोक देती है। फिर वहां पर लिन भी आ जाती है। फू उसे अपनी फैमिली का सबसे महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है। ये वो लड़की देख लेती है और उसे हथियाने की सोचती है। वो अंदर जाकर एंकर को कुछ महंगा सामान देती है और प्लान बताती है। एंकर कहता है, नीलामी शुरू करने से पहले हम दान के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ मौजूद महिलाएं अपनी एक ज्वेलरी दान कर सकती हैं। फिर हम उसकी नीलामी करके जो पैसा आएगा उसे दान कर देंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिसेस फू से। फू वो नेकलेस उतार कर दे देता है। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फू कहता है, अगर तुम बहस करोगी तो लोग सोचेंगे तुम कंजूस और ढोंगी हो। तुम फू फैमिली की हो, यहाँ सारे बड़े लोग हैं। इससे फू फैमिली की इज्जत खराब होगी। चिंता मत करो, ये नीलामी है। जब तक मेरे पास पैसे हैं ये फिर भी मेरा रहेगा, और पैसे तो मेरी सबसे आखिरी समस्या है। फिर वो नेकलेस की बोली लगाना शुरू कर देता है। वो शुरू में ही 100 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसके बाद कोई भी नहीं लगाता और वो नेकलेस वापस फू के पास आ जाता है। ये देखकर त्यान गुस्से से लिन के पास आती है और कहती है, तुमने मेरे भाई से 100 मिलियन बर्बाद करवा दिए, बेशर्म, और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। लिन उससे पूछती है, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रही हो? त्यान कहती है, तुम नहीं जानती, ये रेड लवर सिर्फ हमारी फू फैमिली की रखैल पहन सकती है, तो मेरे भाई ने ये तुम्हें क्यों दे दिया? फू लिन से कहता है, घर चलकर मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर वो उसे ले जाता है। घर आकर लिन पूछती है, ये सब तुमने प्लान किया था, मुझे नीलामी में लाना और रेड लवर देना? फू कहता है, लेकिन मेरी और भी तैयारियां थीं। फिर उसे अंगूठी देने लगता है कि लिन कहती है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तैयार नहीं हूँ। फू ठीक है बोलता है। फिर हम देखते हैं कि फू एक मीटिंग में बैठा होता है। उसके अंकल कहते हैं कि जब से आपने लिन से मुलाकात की है आपको ताकत और खूबसूरती से और प्यार हो गया है। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि आपने कंपनी के लगभग 100 मिलियन खर्च किए मिस बोलिन को नेकलेस दिलाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्कुरा दें। फू पूछता है, तो आप क्या चाहते हैं? अंकल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आपको चेयरमैन की पोस्ट से हटाना। फू कहता है, अगर सबको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लायक नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अंकल कहते हैं, मैं प्रस्ताव देता हूँ कि हम वोट करें फुयानजुए को चेयरमैन से हटाने के लिए। जो सहमत हैं हाथ उठाए। फिर इधर हम देखते हैं लिनशी के स्कूल उसे लेने जाती है, लेकिन टीचर बताती है कि उसे तो पहले ही कोई ले गया, ये कहकर कि उसे उसके पिता ने भेजा है। फिर लिन फू को कॉल लगाती है और पूछती है, लेकिन फू मना कर देता है कि उसने किसी को नहीं भेजा। फिर फू को किसी का मैसेज आता है कि शी हमारे पास है, अगर तुम्हें उसकी जिंदगी बचानी तो चेयरमैन बनने का मौका छोड़ना होगा। इधर लिन टीचर से पूछती है कि वो लोग शी को किस तरफ लेकर गए हैं। वो बताती है। लिन उसी दिशा में चली जाती है। आगे जाकर लिन ढूंढने लगती है कि एक बंदा उसे भी बेहोश करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे भी शी के साथ लाकर बांध देते हैं। ये फू फैमिली का ड्राइवर होता है। शी दुआ करता है डैड अभी आकर उन्हें बचा ले। तभी वहां पर फू आ जाता है और कहता है, इन्हें कुछ मत करना, अगर तुम्हारी कोई मांग है तो साफ साफ बोलो। फिर वो 5 मिलियन की मांग करते हैं। फू एक चेक पर साइन करके उन्हें दे देता है, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, इनमें से किसी एक को ले जाओ और एक हमारे साथ रहेगा ताकि हमें भागने में मदद मिल सके। फिर वो उसे जल्दी चुनने को कहता है। लिन शी को चुनने को कहती है और फू उसे चुनता है। तभी लिन भी अपना हाथ छुड़ाकर धक्का मारकर भाग जाती है। फू उन दोनों को पीटने लगता है और फिर वहां पुलिस आ जाती है।
फिर हम देखते हैं कि फू वापस से मीटिंग में आकर बैठ जाता है। वहाँ एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट फू ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो पहले से ही सार्वजनिक हो चुकी है, इसीलिए वो फू को ना हटाने के लिए वोट करता है। दूसरा बंदा कहता है निवेशकों को विश्वास है कि प्रेसिडेंट फू सबको इस मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे। स्वाभाविक रूप से स्टॉक वापस आ गया और प्रोडक्ट्स भी अच्छी तरह बिके। और फिर ये भी ना के लिए वोट करता है। फिर फू अंकल की तरफ देखकर कहता है ठीक है, अब से मैं ग्रुप में एक बड़ी सफाई शुरू कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिन फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंच जाती है और उस लड़की को नोटिस दिखाते हुए कहती है मुझे जांच करने के लिए भेजा है, मुझे सारे अकाउंट्स दिखाओ। वो लड़की अकाउंट्स दिखाने से मना कर देती है। तभी वहां पर फू आ जाता है। उसके डर से फिर वो अकाउंट्स दिखाती है जिसमें सब कुछ गड़बड़ था। वो लड़की कहती है उसे ऐसा मिस्टर फू यानी फू के अंकल ने करने को कहा था। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट आकर बताता है कि पिछली बार एक्सीडेंट में भी ड्राइवर के साथ अंकल का ही हाथ था। फू कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्ट दो कि अंकल फू की डायरेक्टर की योग्यता रद्द कर दी जाए और उसके आपराधिक सबूत को पुलिस को रिपोर्ट करो। फिर हम देखते हैं ये मैसेज अंकल के पास पहुंच जाता है। वो कहते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम सबको भी खुश नहीं रहने दूंगा। फिर वो अपनी कार तेजी से लाकर फू की कार में मारने ही वाला होता है कि शी एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसे एक लड़की कह रही होती है शी बेबी, अगर हमें इस एक्सीडेंट को रोकना है तो बहुत ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी और तुम्हारा गोल्डन लॉकेट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या तुम फिर भी दुआ करना चाहोगे? शी कहता है हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मम्मी और डैड सेफ रहे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फू शी के साथ खेल रहा होता है कि असिस्टेंट आकर बताता है कि पुलिस स्टेशन से खबर आई है कि अंकल फू गिरफ्तार हो गए हैं। कार एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। ठीक होने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। फिर फू उन्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर आता है। तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और फू सबके सामने लिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लिन भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।